जब 2014 में मोदी जी आए थे तो एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मोदीनॉमिक्स। मोदीनॉमिक्स क्या था कि भारत में जो है वो पूंजी निवेश बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, एफआईएस इनफ्लो बढ़ेंगे, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकदम उल्टी हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मोदीनॉमिक्स का आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता, कोई इस वर्ड को यूज ही नहीं करता है कि 2023 में 1,71,000 करोड़ का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आया था इंडिया में, जो इस साल घर के सिर्फ 427 करोड़ रह गया। कि इंडिया की इकोनॉमी, मॉल खाली है, सिनेमा हॉल खाली है, गोल्ड लोन बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन बढ़ रहा है, लोन डिफॉल्ट बढ़ रहा है, जो रिटेल लोन डिफॉल्ट जो है, इंडिया का आयात ज्यादा है, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो इंडिया में इंपोर्ट जैसे जैसे रुपया गिरेगा, हमको ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा, उतने ही तेल को मंगाने के लिए, उतने ही सोने को मंगाने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मंगाने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो गिरता हुआ रुपया है, ये एक एडिशनल बर्डन लेके आ रहा है आम कंज्यूमर्स के ऊपर में, आपके मेरे जैसे लोगों के ऊपर में, कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है 2025 के लिए। करंट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं इस एपिसोड की संचालक प्राप्ति बैनर्जी, मेरे साथ है राजीव रंजन सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 सालों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। मैं खुद एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, लॉ की पढ़ाई की हुई है और चाइनीज ज्योतिष शास्त्र की प्रैक्टिशनर हूँ। बिना ज्यादा बातें करते हुए आज के मुद्दे पर आते हैं, गिरता हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले। राजीव जी, रुपया डॉलर के मुकाबले आज बहुत ज्यादा गिरा है और पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो आप हमें समझाइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इंडिया की अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ने वाला है? आपने सही कहा कि रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। 83.5 रुपए के आसपास में था लास्ट ईयर जनवरी में, जो अब 85.5 रुपए से भी ज्यादा $1 हो गया है। करेंसी में एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी 80 से 85 होता है रुपया डॉलर के मुकाबले, इसका मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। यहाँ उल्टा जाता है, जितना ज्यादा ज्यादा रुपया बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वो उतना उतना कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। पहले जहां 80 रुपए $1 खरीद लेता था, अब आपको 85 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के। तो अब ये तो हुई बेसिक बात। अब आगे की बात करते हैं। आपने जो सवाल किया, ये देखिए, इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम होंगे। कारण यह है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके ऊपर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन करेंसी डेट है, फॉरेन करेंसी लोन है। तो आप ये समझिए कि रुपया जो है यदि 2% भी टूटा, तो मोटा मोटी 15 लाख करोड़ का 2% निकाल लीजिए, यानी 30,000 करोड़ जो है, ये सिर्फ आप समझिए कि डेट का अमाउंट जो डॉलर टर्म्स में है, उतना बढ़ गया है। ठीक है, तो जितना जितना रुपया गिरेगा डॉलर के मुकाबले, उतना उतना फॉरेन करेंसी वैल्यू लोन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इंडियन कंपनीज को उतना ज्यादा जो है कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट या डेट पेमेंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले। 15 लाख करोड़ में मैक्सिमम जो लोन है वो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन ही है। ठीक है, आरबीआई कोई अलग से फिगर नहीं देता है कि कितना डॉलर में है, कितना पाउंड में है, कितना येन में है। तो इसलिए एग्जैक्ट ये 15 लाख करोड़ में कितना लोन जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। परंतु आप ये समझिए कि 15 लाख करोड़ की फिगर बहुत बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि रुपया गिर क्यों रहा है डॉलर के मुकाबले। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मोदीनॉमिक्स। मोदीनॉमिक्स क्या था कि भारत में जो है वो पूंजी निवेश बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, एफआईएस इनफ्लो बढ़ेंगे, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकदम उल्टी हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मोदीनॉमिक्स का आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता, कोई इस वर्ड को यूज ही नहीं करता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें बजट में बताया गया था कि 1.2% रहेगा, अब रिसर्च फर्म्स ये बोल रही है कि 1.5% से ज्यादा बढ़ सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में।
अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? मोटा मोटी समझ लीजिए कि भारत कितना ज्यादा आयात करता है निर्यात के मुकाबले, यानी ये ट्रेड डेफिसिट रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट में उसके अलावा भी कई चीजें आती हैं, पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं दर्शकों को। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का आयात ज्यादा है, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो इंडिया में इंपोर्ट जैसे जैसे रुपया गिरेगा, हमको ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा, उतने ही तेल को मंगाने के लिए, उतने ही सोने को मंगाने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मंगाने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि गिरता हुआ जो रुपया है, वो देश चूंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंट होने के कारण जो है, ये एक तरीके का टैक्स है यहां की जनता के ऊपर। ये एक तरीके से टैक्स हमारे ऊपर, क्योंकि हम तेल के बिना रह नहीं सकते। तेल तो चाहिए, इंडिया में क्रूड होता नहीं है, 85% क्रूड जो है हम वो इंपोर्ट करते हैं। हम इंडियंस गोल्ड के बहुत बड़े दीवाने हैं, गोल्ड के प्रति हमारा एक नेचुरल अट्रैक्शन है। तो आप ये समझिए कि गोल्ड यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपके और मेरे ऊपर में टैक्स है। तो ये जो गिरता हुआ रुपया है, ये एक एडिशनल बर्डन लेके आ रहा है आम कंज्यूमर्स के ऊपर में, आपके मेरे जैसे लोगों के ऊपर में। हमको जो जहां पहले 80 रुपए निकालने पड़ रहे थे कोई एक यूनिट आइटम खरीदने के लिए, अब हमको 85 रुपए निकालने पड़ रहे। जी प्राप्ति जी। तो समझने का मतलब ये है कि अगर मेरे ऊपर, अगर मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरे ऊपर अगर $1000 का लोन था, तो वो पहले 84,000 रुपए मुझे देने पड़ते, अब मुझे 85,000 रुपए देने पड़े। जिसे और जितना बिल्कुल सही। जितना ज्यादा डॉलर, मतलब रुपया जितना गिरता जाएगा, उतने ज्यादा पैसे मेरी जेब से जाएंगे, राइट? बिल्कुल सही। तो राजीव जी, दूसरा मेरा जो सवाल ये था कि कई लोगों ने, आपने जो कहा था पिछले बार कि मार्केट से दूर रहें, कई लोगों के हमारे पास सवाल आए कि भाई मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने तो एक ओवरव्यू रखा हुआ था कि अगले साल क्या-क्या होता हुआ दिख रहा है, पर गहराई से हम गए नहीं थे। तो क्या आप इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के लिए, थोड़ा और समझा के बता सकते हैं विस्तार में? सबसे बड़ा रीजन जो है वो तो इस बार का विषय ही है, गिरता हुआ रुपया। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट में जो कंपनीज के मान लीजिए डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है, फॉरेन करेंसी लोन है, तो वो तो अब इंटरेस्ट पे करने में ज्यादा पैसा देगा। जहां पहले 80 रुपया दे रहा था, अब वो 85.5 रुपए देगा। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करेगा तो प्रॉफिट कम होगा। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है? किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है उस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय जितना भी उसको पी मल्टीपल दिया जाता है, ठीक है? तो ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पीई जो है वो कंपनी का शेयर प्राइस बताता है। जब आपका प्रॉफिट घट रहा है क्योंकि आप इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, तो आपका अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है, ठीक है? तो ये एक रीजन है ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना ऑन अकाउंट ऑफ वीकनिंग रूपी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं बेरिश हो रहा हूं। पर सबसे बड़ा जो रीजन था, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इस बार फिर एक्सप्लेन करके बताता हूं। जो पी रहता है, पी मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? अगर आप इसको उल्टा कर दो, ई बाई पी कर दो या 1/पी कर दो, यानी उल्टा कर दो आप, तो वो आ जाता है अर्निंग यील्ड, ठीक है? तो इंडिया का जो एक्सपेक्टेड पी है एक साल 1 ईयर फॉरवर्ड, वो 22 है। तो अगर आप 22 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/22, तो वो आता है करीबन 4.5% के पास में। तो इंडिया का जो अर्निंग यील्ड है वो है 4.5%। आज यदि यूएसए के आप बैंक में रखो, वहां जो ट्रेजरीज जो हैं, जैसे इंडिया में आप एफडी में पैसे रखते हो, राइट? तो वैसी जो आप ट्रेजरी में यदि पैसे डाल रहे हो, बॉन्ड्स में वहां पैसे डाल रहे हो, तो आपको तो वैसे ही 5% का रिटर्न वहां मिल रहा है, 4.25 से 5% का। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया में क्यों पैसे डालें, जब हमको अमेरिका में ही, अपने देश के अंदर में ही डॉलर सबसे सेफ करेंसी है, यहाँ करेंसी फ्लक्चुएशन का भी कोई डर नहीं है, तो हम क्यों इंडिया के अंदर में पैसे डालें? हम पैसे उठा के जो है वो वहीं की ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही कारण है कि 2023 में 1,71,000 करोड़ का
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आया था इंडिया में, जो इस साल घर के सिर्फ 427 करोड़ रह गया। यानी आप समझिए 98%, 99% डिक्लाइन हुआ है एफआईज इनफ्लो में। तो विदेशी निवेशक इंडिया के अंदर में पैसा नहीं डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि अर्निंग यील्ड जो है वो इंडिया की अट्रैक्टिव नहीं है। इससे ज्यादा पैसा जो है इंडियन स्टॉक मार्केट्स की अर्निंग यील्ड से ज्यादा पैसा जो है अमेरिका में ही ट्रेजरीज में उनको मिल रहा है। यहां तक कि जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड क्या रहता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। तो डिनोमिनेटर जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरा इक्वेशन छोटा आएगा। तो डिविडेंड यील्ड भी जो 1.5% का हुआ करता था वो घट के अब 1% या 1.1% रह गया। तो डिविडेंड स्टॉक्स में भी जो लोग पैसा डालते थे वो भी देख रहे हैं कि भाई डिविडेंड यील्ड भी घट रहा है, अर्निंग यील्ड भी घट रहा है। डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड को हम जोड़ दें तो भी हमको 5.5% के आसपास मिल रहा है। तो और उसके साथ में करेंसी का जो है वो एक रिस्क है, रुपया दिन पे दिन गिर रहा है। रुपया गिरने के कारण है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी उस रेशियो से बढ़ नहीं रही। पहले हम बोलते थे 7% बढ़ेगा, अब 6%, 6.2% की जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। तो ये सब जो नंबर्स है, ये नंबर्स एक काला जादू कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर में, मार्केट के ऊपर में। इसी कारण से जो है धीरे धीरे आप देखिए एक फटीग फैक्टर आ रहा है, थक रहे हैं लोग। आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी, मॉल खाली है, सिनेमा हॉल खाली है, गोल्ड लोन बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन बढ़ रहा है, लोन डिफॉल्ट बढ़ रहा है, जो रिटेल लोन डिफॉल्ट जो है। तो आप ये समझिए कि इकोनॉमी के अंदर में रूरल और अर्बन कंजम्पशन में उछाल नहीं दिख रहा है, गिरावट दिख रही है या स्टैग्नेंट है। तो जब इकोनॉमी में ही उछाल नहीं है, जब इकोनॉमी की हालत जो है वो दिख नहीं रही है, तो दो तरफा मार हो रही है। एक मार हो रही है कि जो अर्निंग ग्रोथ जिसके बेस पे स्टॉक प्राइस डिपेंड करते हैं, जो ईपीएस ग्रोथ जो बोलते हैं, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये जब हम करते हैं तो हमको पर शेयर का अर्निंग मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो वही चीज जो है ज्यादा बढ़ने की मतलब जो अपेक्षा लगाए थे, जो आकांक्षा आकांक्षा लगाए थे इन्वेस्टर्स, वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। इसीलिए इन्वेस्टर्स दूर भाग रहे हैं। दूसरा कारण है इकोनॉमी में उछाल नहीं है और रुपया गिर रहा है। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, एक जो मेरे मन में अभी सवाल आया आपकी बातें सुन के। देखिए, आप ही की कुछ स्टोरीज है जो आपने की थी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, चाहे वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो या आम इन्वेस्टर हो, उनका पैसा मार्केट में लग रहा है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। इतने दिनों तक जो गिरावट नहीं आई थी उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि डोमेस्टिक जो लोग हैं, इंडिया के जो आम जनता है, उसने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दिया। दूसरे, आपने साथ में ये कहा कि क्रेडिट कार्ड के लोन्स और कई तरीके के जो पर्सनल लोन्स है, जो हाउस होल्ड डेट है, जो एक कर्जा लेता है एक एक परिवार, वो भी इंडिया में बढ़ा हुआ है। ये भी आपने स्टोरीज की थी। आपकी स्टोरीज का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इस वीडियो के। बहरहाल, मेरा ये आपसे सवाल है कि ऐसे कई सारी स्कीम्स इस बीच में आई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में पदार्पण किया है। तो ऐसे कई सारी लोन वाली स्कीम्स आई हैं कि भाई आप अपने शेयर्स प्लेज कर दीजिए और आप लोन उठा लीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने अगर 100 रुपए के शेयर्स प्लेज किए और मैंने लोन उठाया उसके बेसिस पे, कल को जाके अगर वो शेयर्स का जो भाव है वो गिरता है, तो मेरे ऊपर, एक आम इन्वेस्टर के ऊपर, आम आदमी के ऊपर किस तरीके का असर होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी है। ये आप बात कर रही हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स प्लेज किए जाते हैं, ठीक है। जी। तो ये प्लेज जो है ये 2020 से लेके 2022 के बीच में भयानक हुआ है, 2023 तक भी। परंतु सेबी ने 2024 में इसके नियम थोड़े कड़क किए हैं। अब जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का शेयर प्लेज करते हैं तो आपको 100 रुपए के बराबर लोन नहीं मिलता है।
वो 50 रुपए मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा, एक मार्जिन रख के वो लोग देते हैं, ठीक है। और मोस्टली 14% 15% पे ये लोन मिलता है और बहुत कम ब्रोकर्स ही देते हैं, एडलवेज जैसे देता है, मतलब सारे ब्रोकर्स ये ऑफर नहीं करते हैं। तो ये जो प्लेज शेयर्स के अगेंस्ट में जो लोन की आप जो बात कर रही हैं, इसके अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा है, ये एक हिंड्रेंस है। 14-15% पर एनम का जो है वो आपको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट। अब अगर मार्केट 15% से कम परफॉर्म करता है तो आप तो नुकसान में रहे, ऊपर से आपने लोन लिया तो रात भर की आपकी नींद भी खराब होती रहेगी। तो इस कारण से प्लेजिंग धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही है। परंतु आपने सही बोला कि यदि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, तो जैसे मान लीजिए प्लेज किया था, मान लीजिए मैंने कोई शेयर 100 रुपए के भाव से, मुझे 50 रुपए बैंक ने दिया, ब्रोकर ने दिया मेरे, ठीक है। अब अगर वो 100 रुपए से घट के 50 रुपए आ गया, तो मैं क्या करूंगा? वो मेरे से एक्स्ट्रा 100 रुपए के शेयर्स मांगे, ठीक है, क्योंकि अब वैल्यू आधा हो गया है, तो वो एक्स्ट्रा मेरे से शेयर्स मांगेगा। अगर मेरे पास में शेयर्स नहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं अपने वो पूरे के पूरे, वही ब्रोकर ही मेरा शेयर लिक्विडेट कर देगा, मुझे बेचना पड़ेगा। और जब कभी भी ऐसा होता है कि एक साथ काफी सारे स्टॉक्स लिक्विडेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ प्लेजिंग, तो मार्केट जो है पैक ऑफ कार्ड्स की तरह नीचे गिरता है। ये जो आपने बताया है प्लेज शेयर्स प्लेज करके लोन उठा के फिर से मार्केट में डालने वाली बात, ये इसके एक नेगेटिव कास्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। वो तब होंगे जब मार्केट बड़ा नीचे। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अदानी ग्रुप का आपने नाम सुना है? अदानी के जी, ऊपर में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेके आया था 2023 जनवरी में, तो अदानी के स्टॉक्स तेजी से गिरे और कई स्टॉक्स तो 80% करेक्ट हुए, 80%। और हिंडनबर्ग ने लिखा भी था कि इनके कई स्टॉक 80% जो है हायर वैल्यूएशन पे है। तो वो 80% स्टॉक्स क्यों गिरे थे? क्योंकि गौतम अदानी जी ने और उनकी फैमिली ने अपनी कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो प्लेज किए थे एसबीआई को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस बैंक्स को, और उसके बदले में लोन लिया था। जब वो शेयर नीचे गिरे, तो इन बैंक्स ने बोला कि भैया लाओ एक्स्ट्रा शेयर लाओ या पैसे भरो, मार्जिन मनी भरो। तो अदानी जी के पास थे नहीं, वो क्या करते? तो इन्होंने बैंकों ने उठा के बेचना चालू कर दिया। फिर अदानी जी ने जब व्यवस्था की स्टॉक्स की, एक्स्ट्रा स्टॉक्स की या पैसों की, तब जाके उनके स्टॉक्स की गिरावट में जो गिर रहा था वो थमा। इसीलिए कहा जाता है कि गौतम अदानी जी ने बहुत सारा पैसा उसके बाद में क्यूआईपी के थ्रू रेज किया है, और उन पैसे द्वारा उन्होंने जो प्लेज उनके शेयर्स थे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास में, बैंक्स के पास में, वो प्लेज हटाए हैं, ताकि दोबारा जो है उनको ये चीज का सामना ना करना पड़े कि जैसे उनका स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगे तो बैंक्स आ जाएं कि लाओ भाई और शेयर्स दो और शेयर्स दो, या फिर मार्जिन मनी दो। तो ये जो है ये एक बहुत ज्यादा सिस्टमिक रिस्क प्रोड्यूस करता है। इसके लिए 2024 में सेबी कुछ प्लेज शेयर प्लेजिंग के ऊपर में रूल्स भी लेके आया है, और अब जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स हैं वो कम हुई है। प्लेज शेयर्स होते थे मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलने के लिए। प्राप्ति जी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2024 में 1/3 फ्यूचर एंड ऑप्शन का वॉल्यूम घट गया है। तो जैसे पहले 100 रुपए का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता था नोशनल वैल्यू, 2023 में वो घट के इस बार 66 रुपए ही रह गया। तो लगभग 30 से 33% के बीच में एफएनओ वॉल्यूम जो है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि सेबी ने थोड़ा कसा है, नियम कड़क किए हैं, जो लॉट साइज होता है उसमें भी काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो उन सब का असर हमें देखने को मिल रहा है। परंतु कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक जो आज का आपने उठाया कि गिरता हुआ रुपया, देखिए गिरते हुए रुपए का सबसे ज्यादा असर ये अदानी जैसी कंपनीज पे पड़ने वाला है, जिन्होंने बाहर से लोन उठाया, जिन्होंने बाहर से बॉन्ड रेस किए। ये कंपनी, सारी कंपनीज जिनका हैवी डेट है और डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है, इंडिया से बाहर जो लोन लिया गया है फॉरेन करेंसी में, उन कंपनीज के बॉटम लाइन पे इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए आने वाले दिनों में मैं दर्शकों से ये एक गुजारिश करूंगा कि आप चेक कीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज के बुक पे फॉरेन करेंसी लोन है, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है, और उन कंपनी से दूर रहने का प्रयास कीजिए। क्योंकि रुपया जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका बॉटम लाइन कम होगा। जी प्राप्ति जी।
तो राजीव जी, अगर मुझे पता करना है कि किस कंपनी पे कितना फॉरेन करेंसी लोन है, तो एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स में मुझे आराम से दिख सकता है, राइट? एनुअल ये रिपोर्ट्स, आपको बहुत एनुअल क्लियरली। रिपोर्ट्स। ओके, ओके। तो एनुअल रिपोर्ट्स के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। थैंकफुली हम फरवरी नहीं, मार्च में सितंबर, सितंबर अक्टूबर में सारी कंपनीज आई गई हैं। क्वार्टरली मतलब एक मोटा मोटी आइडिया तो लग ही जाएगा कि लास्ट ईयर टू FY 24 में कितना फॉरेन करेंसी लोन था इनकी बुक्स पे, है ना? जी। जी। तो राजीव जी, धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को कई नई बातें पता चली होंगी। और सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट से कृपया दूर रहे इस साल। ये आप सबसे निवेदन है। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। और अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, हमारे ऊपर विश्वास मत कीजिए, दूसरे किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। आप अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिए, अगर आप कहीं पे भी पैसा निवेश करना चाहते लास्ट में सॉरी टोकूंगा, बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है 2025 के लिए। मेरा आपको एक ही सुझाव है कि आप अपने डेट का रीपेमेंट कर दीजिए। यही सबसे अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट है। अपने सर पे कर्जा मत रखिए। जो पैसा स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे, उस पैसे से आप अपने कर्जा जो भी आपने कर्जा लिया है, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे होम लोन हो, जो भी आपके पास में पैसा है, उस पैसे से अपना लोन लोन को आप चुकता कीजिए। ये क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपके ऊपर में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जितने एसेट क्लासेस हैं उनके ऊपर में भी नेगेटिव असर पड़ेगा। शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे, गोल्ड नीचे जाएगा, सारे प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो कृपया करके अपने डेट का रीपेमेंट पहले कीजिए। जी प्राप्ति जी। एक और सुझाव देना चाहूंगी। दूसरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ये है कि आप पढ़ाई कीजिए। मुफ्त में भी हो सकती है। आप हमारा चैनल देखिए। और भी इंटरनेट पे इतने सारे ज्ञानवर्धक सोर्सेज अवेलेबल है। राजीव रंजन सिंह जी, आपकी स्टोरीज का जो लिंक है फॉर्च्यून का, वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। पढ़ाई कीजिए, समझिए, खुद से समझिए। तभी जो है आप सही निर्णय, ना केवल आर्थिक मामलों के बारे में, हर जीवन के हर पहलू में आपकी पढ़ाई काम आती है। और पढ़ना कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कई लोग बचपन के बाद जो है, स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अपना ज्ञान जो है अर्जित करना, वो मत छोड़िए। वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और इन्हीं सब बातों के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। उसमें भी हम काफी अच्छे अच्छे लिंक्स देंगे आपको, जहां से आप अच्छी स्टोरीज पढ़ सकते हैं राजीव रंजन सिंह जी की। तो इसी बात के साथ हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।